हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनमोहन सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस कठूमर में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके हाई कोर्ट का जो पेपर है बहुत नज़दीक है, तो आप अपने पेपर की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम चल रहे थे अपने राजस्थान जीके पर। तो राजस्थान जीके का पहला टॉपिक मैं पढ़ा रहा था आपको, राजस्थान का एक परिचय, ठीक है। उसमें हमने पढ़ लिया था उसमें हमने राजस्थान का नामकरण, स्थिति, क्षेत्रफल, विस्तार, यहाँ तक देख लिया था। तो विस्तार में हमने दो प्रकार से पढ़ा था, एक तो बिंदुओं के आधार पर और दूसरा है अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर। तो अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं। तो राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार अक्षांशीय आधार पर, अक्षांश के आधार पर के आधार पर, और दूसरा देखेंगे देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर। पूरा ध्यान आप अपना यहाँ रखिए, मेरी फुल गारंटी है आपके पूरा समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देशांतर के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश के आधार पर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अपना राजस्थान है वो कौन से अक्षांश में आता है। वो आता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो अक्षांश के साथ लगेगा वो क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो अब देखिए यहां से आगे, ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ये कौन सी हो गई? दक्षिण। ये हो गए पूर्व और ये हो गए पश्चिम, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा, ठीक है। अब यहां से जो राजस्थान का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, तो वो कितना है? वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है यहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से पहले उत्तरी क्यों आ रहा है? क्योंकि जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश आ रहा है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब जो देखते हैं, ये यहां से और यहां तक जो विस्तार है अक्षांश का, उसमें अंतर कितना है? तो इसका जो अंतर निकल के आएगा वो है 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय अंतर। अक्षांशीय अंतर नोट करते चलना संग संग। अक्षांशीय अंतर कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आपको? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि जो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, तो आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम अक्षांश है ना, वो ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये होने वाला है दक्षिणतम अक्षांश राजस्थान का, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं देशांतर। देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, यहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनका अंतर है, देशांतरीय अंतर, देशांतरीय अंतर वो कितना है, वो है 8 डिग्री 47 मिनट। इसमें से इसको घटाया तो ये निकल के आ गया कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जो बिंदु है वो कितने देशांतर पर स्थित है, पश्चिमतम, तो यहाँ पर है, तो वो पश्चिमतम देशांतर कितना हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पर। क्लियर है। अब हम देखें कि पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु जो है उस पर देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट। क्लियर है। यहाँ तक हमने देखा कि देशांतरीय अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राजस्थान का पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो समय में अंतर है कितना है, ये आपसे पूछा जाए कि पश्चिम और पूर्व में जो समय का अंतर है वो कितना है, तो उसको कैसे निकालेंगे अपन। यहां से मिटा देता हूं मैं इसको, आप लिख लें इसको। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, आपको पता है कितना समय लगता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, तो वो लगता है दोस्तों 4 मिनट का। ठीक है, हमने अभी देखा था कि जो देशांतरीय जो अंतर आया था वो कितना आया था, 8 डिग्री 47 मिनट निकल के आया था, पूरे राजस्थान का ये अंतर निकल के आता है ना। तो अब हम देखें पूरब से पश्चिम तक जो समय का अंतर है वो कैसे निकलेगा, तो 4 का गुना कर देंगे हम, 4 गुना 8 डिग्री 47 मिनट में। ठीक है, अब हम इसका गुना करेंगे तो 4 का गुना 8 से किया तो क्या आ गया, 32 मिनट। ठीक है, अब इस 47 से करेंगे तो 47 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 188। तो ये तो आ गए मिनट और ये आ गए क्या, ये तो आ गए मिनट और ये आ गए क्या, सेकंड। अब ये जो सेकंड है इनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो इसमें 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग दिया तो कितना आया, 18 180, यानी कि 3 मिनट और 8 सेकंड, 3 मिनट और 8 सेकंड। अब इन 3 मिनट को तो इसमें जोड़ देंगे तो ये कितनी हो गई, 32 और 3 35 और 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम तक का जो समय का अंतर है वो कितना निकल के आया, 35 मिनट 8 सेकंड। क्लियर है आपको कैसे निकल के आया। हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। देशांतर ये जो अपना अंतर आया था वो कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट। हमने 4 का गुना कर दिया इसमें इसका, तो कितना निकल के आ गया, 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, अब हम आगे की चीज देखते हैं। ये हो गया अपना राजस्थान का विस्तार। अब हम राजस्थान की सीमा पढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा, ये टॉपिक यहां तक खत्म हो गया था वो बिंदु। अब अगला बिंदु है राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा, सीमाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गई स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरी होती है तटीय सीमा। तटीय सीमा, ठीक है दोस्तों, एक तो हो गई स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है टोटल वो कितनी है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है कुल वो है
5920 किलोमीटर। कितनी? 5920 किलोमीटर, याद रह जाएगा। ठीक है। और जो तटीय सीमा है वो कितनी है? आपको पता है कि राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लग रही है, तो तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। अब हम देखते हैं इसमें स्थलीय सीमा में। स्थलीय सीमा जो 5920 है, इसमें 2 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से में? एक तो हो जाएगी अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा है वो कितनी कितनी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान की, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा है वो कितनी है? इसमें से घटा दीजिए 1070 को, कितनी निकल के आ जाएगी? 4850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। क्या बताया मैंने अभी आपको? राजस्थान की सीमा को 2 भागों में बांटा है। कैसे कैसे? एक तो स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। तटीय सीमा तो हमको पता है कि 0 है, 0 किलोमीटर हो गई। और जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है टोटल वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसको 2 भागों में बांटा आपने। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा वे सीमा कहलाती हैं जो किसी देश से सीमा लगाते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। अंतरराज्य सीमा वे कहलाती हैं जो किसी अन्य राज्य से सीमा लगती है राजस्थान की, वो अंतरराज्यीय सीमा कहलाती हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय जो सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम पहले पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अंतरराज्यीय को। पहले पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो किस देश से लगती है? तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो किस देश से लगती है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। हमारे पड़ोसी देश है ये पाक, इसको तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, पाकिस्तान। अब दूसरी चीज इसमें क्या आएगी? जो ये सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय राजस्थान से, वो किस नाम से जानी जाती है? नाम क्या है? नाम है उसका रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। अब दूसरी चीज हम बात करें इसमें आगे, नामकरण। यानी कि इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? तो ये बात है 3 जून 1947 की। यानी कि जब माउंटबेटन योजना आई हुई थी, तो उस टाइम पर माउंटबेटन योजना ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया था। विवाद चल रहा था उस टाइम पे, तो भारत और पाकिस्तान अलग होने थे। तो इंग्लैंड से वकील बुलाया था इन्होंने, और उस वकील का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, जिसने भारत की सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो क्या नाम हो गया निर्धारण करने वाले? नामकरण किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ। याद रखिएगा इसको, सर सिरिल रैडक्लिफ। इनके नाम पर ही इस रेखा का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि ये कब निर्धारण किया गया था? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, 17 अगस्त 1947। याद करने वाली बात है, इसको ध्यान रखिए। 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ का नामकरण किया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं कि जो ये सर सिरिल रैडक्लिफ जो है, इसने और क्या क्या काम किया था? इसमें नोट डाल के रख लिए जी, ये आप नोट डाल के लिख लिए। पहला पॉइंट क्या है कि
जो ये रेड क्लिफ रेखा है ना, वो विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्माण कलम से किया गया था। जो ये सर रेड क्लिफ आया था ना यहाँ, तो इसने क्या किया था कि मानचित्र में ऐसे रेखा खींच दी थी, उसके आधार पर ही देशों को बांट दिया गया था। ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। सिर्फ इसने ये काम किया था। तो क्या हो गया, क्या लिखेंगे अपन, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है, सीमा रेखा है जिसको कलम से बनाया गया, कलम से बनाया गया। आगे बात समझ में। यह विश्व की एकमात्र रेखा है जिसको कलम से बनाया गया। जो किसने बनाई थी, सर सिरिल रैडक्लिफ ने। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा में कि किससे लगती है सीमा, पाकिस्तान से लगती है। नाम क्या है इसका, रैडक्लिफ रेखा। ठीक है, नामकरण किसने किया था, सर सिरिल रैडक्लिफ ने। और कब कब किया था, 17 अगस्त 1947 को। कब, 17 अगस्त 1947 को। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको नोट करके कि विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है जिसको कलम से बनाया गया था। अब दूसरी चीज हम नोट में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं देखिएगा। दूसरी चीज जो है उसको नोट करके लिखिएगा कि विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है जो रात्रि में भी दिखाई देती है। क्या, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जो रात्रि में भी दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है जो रात्रि में भी दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप आंसर नहीं दे पाओ। मैं एक एक चीज को, एक एक बिंदु को आपको करा रहा हूं। पूरा जब चैप्टर हो जाएगा ना एक परिचय राजस्थान का, तो आप पूरे का देखना कि कोई चीज रहेगी नहीं यहां से, बिल्कुल सारा का सारा आपको आ जाएगा। चाहे वो मैं क्वेश्चन के रूप में कराऊं चाहे थ्योरी के रूप में, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। तो अब देखते हैं हम प्रारंभिक बिंदु। राजस्थान का जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसमें जो प्रारंभिक बिंदु कहाँ से है और जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ तक है। ठीक है, ये है अपना राजस्थान। ये अपना राजस्थान है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां से सीमा प्रारंभिक होती है, प्रारंभिक सीमा यहाँ है और यहाँ तक अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा। यहाँ पर जो उपस्थित जिला है वो कौन सा है आपको पता है, श्री गंगानगर। कौन सा, श्री गंगानगर। और जो यहाँ से स्टार्ट होती है ना जो ये सीमा, उस बिंदु का नाम क्या है, वहां पर कौन सा गांव है, तो वो है हिंदुमल कोट। कौन सा, हिंदुमल कोट। यहां से शुरू होकर यहां तक आती है। जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो यहां तक आती है। तो अंतिम जो सीमा है, अंतिम जो बिंदु है, अंतिम बिंदु, अंतिम जो बिंदु है वो कौन सा है, वो है बाड़मेर जिले में। कहाँ, बाड़मेर जिले में। कौन सा है, वो है सहागढ़, सहागढ़। या फिर आपने पढ़ा होगा बाखासर, वाखासर।
ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभिक जो बिंदु है अंतरराष्ट्रीय सीमा का रेड क्लिफ का, वो कौन सा है? हिंदू मलकोट। ठीक है, और कौन से जिले में है? श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर जिले से ये 1070 किलोमीटर की जो सीमा बनती है वो कहाँ तक बनती है? बाड़मेर जिले तक। बाड़मेर जिले का जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? शाहगढ़ या वाखासर। याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब ये जो सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, वो राजस्थान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगती है और किस देश से लगती है, अब हम इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की लगती है किस किस से? राजस्थान। और इधर क्या लिख दिया हमने? पाकिस्तान, नापाक, पाकिस्तान। ठीक है, अब राजस्थान के हम जिले देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जो जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पहला जो जिला है वो है क्या? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर, बीकानेर। तीसरा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। चौथा जो जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। ये जो क्रम है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिणतम जो जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, उनका क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उनका क्रम ये हो जाएगा। सबसे पहले पर आता है श्री गंगानगर, उत्तर से दक्षिण श्री गंगानगर, दूसरे पे है बीकानेर, तीसरे पे जैसलमेर, चौथे पे कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के कौन कौन से जिले लगते हैं या फिर कौन कौन से प्रांत लगते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं। कौन कौन से? पहला जो प्रांत है वो कौन सा है? वो है पंजाब। याद रखिएगा, कौन सा? पंजाब। याद रह जाएगा ये तो। और दूसरी चीज है, दूसरा प्रांत कौन सा हो जाएगा? एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा जो प्रांत है वो है सिंध प्रांत। कौन सा? सिंध प्रांत। इन दोनों प्रांत की सीमा राजस्थान से लगती है। पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं? पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। और सिंध प्रांत के कितने जिले हैं जिनकी सीमा लगती है? वो हैं 6। ठीक है, अब मैं आपको नाम बताता हूं कि उनके क्या क्या नाम हैं। पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले हैं और सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो कौन कौन से जिले लगते हैं? पाकिस्तान के प्रांत हैं, एक तो हो गया आपका पंजाब और दूसरा कौन सा हो गया? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। ठीक है, पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले लगते हैं? 3 जिले लगते हैं। पहली बात तो ये है 3 जिले। 3 जिलों के नाम क्या क्या हैं? पहला है बहावलनगर, दूसरा है बहावलपुर, दूसरा क्या हो गया? बहावलपुर। तीसरा क्या हो गया? रहीम यार खान, रहीम यार खान, रहीम यार खान। पंजाब के कौन कौन से जिले हो गए? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। अब इनको आप कभी जब कंफ्यूजन हो जाता है कि बहावलपुर ऊपर है या फिर बहावलनगर, तो इसमें याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जो ये बहावलनगर है ये ऊपर आएगा। बताऊं कैसे? कैसे कि जो यहाँ पर जो सीमा लगती है ना, यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा है? श्री गंगानगर,
श्री गंगानगर। जब इसमें सबसे ऊपर है, इसमें गंगानगर लग रहा है, तो यहाँ का भी जो जिला आएगा ना ऊपर ऊपर का, तो उसमें भी क्या आएगा, नगर। अब आपको याद रह जाएगा कि दोनों में नगर नगर आता है, जो शुरुआत के जो जिले हैं सीमा बनाते हैं, यहाँ पर इसमें भी नगर और इसमें भी नगर। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, बहावल नगर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा भावलपुर। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, रहीम यार खां। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले लगते हैं। सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले लगते हैं। सिंध प्रांत के पहली बात तो यह है कि 6 जिले लगते हैं। कितने, 6 जिले। कौन कौन से वो जिले हैं सिंध प्रांत के, तो वो देखिए, घोटकी, सुक्कुर, घोटकी, सुक्कुर, यहां ध्यान दीजिएगा, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उसके बाद थार, उमरकोट, और छठा हो जाएगा थार पारकर। ठीक है, कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। अब ये जो जिलों के नाम है ना, हमको याद नहीं रह पाते, क्रम से याद नहीं रह पाते, तो मेरे पास एक ट्रिक है, उससे मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। आपके चुटकियों में याद रह जाएगा और फिर कभी भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको सबको मिटा देता हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, इनको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको। तो ट्रिक ये है कि ये जो जिले हैं ना, जहां वो उस जगह पर क्या है, मरुस्थल है, रेतीला स्थान है, तो वहां पर ज्यादा प्यास व्यास लगती है, तो हम पानी के रूप में कुछ पियेंगे जिससे कि हमको प्यास नहीं लगे, तो हम एक घुट्टी पियेंगे। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं इसको, जिससे आप याद रख सकें। घुट्टी पीली, इसको रख दीजिए कोष्टक में, क्योंकि इसका प्रयोग नहीं आएगा। घुट्टी पीली, खैर, घुट्टी पीली, यहां तक है। उसके बाद शुक्र है, खैर, संग, उमर के थार पार कर जाएंगे। दोबारा से देखिए एक बार इसको। घुट्टी पीली, शुक्र है, खैर, अब संग उमर के थार पार कर जाएंगे। देखिए कैसे, यहां तो बन जाएगा क्या, घोटकी, घुट्टी से क्या बन जाएगा, घोटकी। अब ये कोष्टक में इसका काम नहीं आएगा, यहां पर शुक्र है, तो उससे क्या बन जाएगा, शुक्र। ठीक है, अब खैर से क्या बन जाएगा, खैरपुर आ गया। अब संग इसको, वैसे तो ये वाला संग है, पर यहां पर हम इसको ये वाला संग लिख रहे हैं, ठीक है, याद करने के रूप में। संग से क्या बन जाएगा, संघर आ गया। अब उसके बाद उमर से क्या बन जाएगा, उमरकोट, उमरकोट। उसके बाद क्या आ जाएगा, थार पार कर। दोबारा देखिए एक बार और। घुट्टी पीकर, घोटकी पीली, शुक्र है, खैर, संग उमर के थार पार कर जाएंगे। एक दो बार आपको ये याद करिएगा, फिर आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे के सारे जिले क्रम वाइज याद हो जाएंगे। दोबारा देखिए, घोटकी, शुक्र, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पार कर, ये हो गए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं इसको आगे, एक दो बार आप इसका रिवीजन करिएगा, आपके बिल्कुल याद रह जाएंगे, कभी भी आप इनको भूलोगे भी नहीं। अब हम देखेंगे राजस्थान के जो जिले हैं उनकी कितनी कितनी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो किसकी लगती है? जैसलमेर की। जैसलमेर की कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। कितनी? 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो है वो क्या है? वो है बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा कितनी लगती है? वो लगती है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर हो गई। और तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सी है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। उसकी सीमा कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर जो है वो कौन सा जिला है? वो है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर जिला। बीकानेर जिले की सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। तो राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है उस जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बाड़मेर जिले की। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर श्रीगंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। और बीकानेर की कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो वो बन सकते हैं कि राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है उस पर सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाले जिलों का अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में, सबसे पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। क्या, कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। और इधर से उल्टा करके इसको करें तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं क्या कि जो ये राजस्थान के जो जिले हैं और पाकिस्तान के जो जिले हैं, वो पाकिस्तान के जो जिले हैं उनकी सीमा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं पाकिस्तान के जिले। भावल नगर आएगा सबसे पहले, क्योंकि ऊपर गंगानगर है तो सबसे पहले भावल नगर। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? भावलपुर। भावलपुर। उसके बाद कौन सा आएगा? रहीम यार खान। ये तीनों के तीनों जिले कौन से के प्रांत के हैं? पंजाब प्रांत के। पंजाब प्रांत के। अब जो हम लिखेंगे वो कौन से प्रांत के हैं? वो हैं सिंध प्रांत के। किसके? सिंध प्रांत के। इसके कितने जिले हैं? 3। और इसके कितने जिले हैं? 6। टोटल कितने जिले हो गए? टोटल कितने जिले हो गए? 9 जिले। 9 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, और सिंध प्रांत में जो पहला जिला है उसका नाम क्या है? घोटकी। घोटकी यानी कि घुट्टी पीली। घुट्टी पीली। शुक्र है। शुक्र है, उससे क्या बन गया? शुक्र। शुक्र है। खैर। खैर अब खैरपुर। खैरपुर। अब संग। संगर। उमर के। उमर के यानी कि उमरकोट। थार पार कर जाएंगे। थार पार कर जाएंगे। थार पार कर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। 6 जिलों की सीमा लगती है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी? घोट की पीकर, घोट की पीली, शुक्र है, खैर अब, संग, उमर के, थार पार कर जाएंगे। दोबारा देखिए एक बार और। घुट्टी पीली, शुक्र है, अब, खैर, संग, उमर के, थार पार कर जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा से इनकी लगती है। भावल नगर से कौन कौन से जिलों की लगती है? तो भावल नगर की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? श्री गंगानगर से।
कौन से श्री गंगानगर से, और किससे लगती है, और लगती है बीकानेर से, बीकानेर से, बीकानेर से, और किससे लगती है, श्री गंगानगर से। किसकी लगती है, भावल नगर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं भावलपुर की जो सीमा लगती है वो किस किस से लगती है। भावलपुर की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, एक तो लगती है साहब बीकानेर से, बीकानेर से। बीकानेर के बाद और किस जिले से लगती है, तो वो लगती है जैसलमेर से, जैसलमेर से, जैसलमेर जिले से लगती है। और रहीम यार खान की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, वो लगती है जैसलमेर से। किससे, जैसलमेर से। उसके बाद जो सीमा लगती है घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, इन तीनों की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, वो लगती है जैसलमेर से। किससे, जैसलमेर से, तीनों के तीनों की। ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, संघर। संघर की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, वो लगती है जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर से। किससे, जैसलमेर और बाड़मेर से। उमरकोट और थारपारकर की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, वो लगती है बाड़मेर से। किससे, बाड़मेर से। अब यहाँ पर पूरी तरह ध्यान देने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सबसे पहले भावल नगर, भावल नगर की सीमा किससे लगेगी, सबसे ऊपर है क्योंकि, तो सबसे ऊपर कौन कौन से जिले आते हैं, श्रीगंगानगर और बीकानेर, तो श्रीगंगानगर और बीकानेर से लग गई उसकी सीमा। भावलपुर की किससे लगेगी, भावलपुर की लगेगी बीकानेर से और जैसलमेर से। ठीक है। रहीम यार खान की सीमा किससे लगेगी, रहीम यार खान की सीमा किससे लगेगी, जैसलमेर से। और घोटकी की सीमा किससे लगे, घोटकी, सुक्कुर और खैरपुर, तीनों की सीमा किससे लगने वाली है, जैसलमेर से। और संगर की किससे लगेगी, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से लगेगी। उमरकोट की सीमा किससे लगेगी, और थारपारकर की बाड़मेर से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। अब आप इसमें ये नोटिस कीजिए कि सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो राजस्थान के किस जिले से लग रही है। तो देखिए, जैसलमेर यहां मिल गया आपको, एक जिला, एक जिले से लग गई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि इकलौते जैसलमेर से पाकिस्तान के 6 जिलों की सीमा लग रही है। कितने जिलों की, पाकिस्तान के राजस्थान के इकलौते जैसलमेर से पाकिस्तान के 6 जिलों की सीमा लग रही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के 6 जिलों से लगती है, या ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान के जो जिले हैं, पाकिस्तान के जो जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा सीमा किस जिले की बनती है और सबसे कम किस जिले की सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा जो लगती है वो लगती है बहावल नगर की। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहावल नगर की। किसकी, बहावल नगर की। और जो सबसे कम लगती है ना, सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, वो लगती है उमरकोट की। किसकी, उमरकोट की। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, सर्वाधिक जिलों से किसकी सीमा लगती है, जैसलमेर की 6 जिलों से। और पाकिस्तान के बहावल नगर की सीमा सर्वाधिक लगती है राजस्थान से। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, उमरकोट की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे का जो बिंदु है हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए और नोट्स बनाते रहिए। और सारी क्लासें ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगी और विश्वास कीजिए आप यहाँ से बहुत ही अच्छा ज्ञान लेकर एग्ज़ाम्स को क्रैक करने वाले हैं। और अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।